हेलो बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिक टर्म का मतलब क्या था? बेसिक टर्म में हम लोगों ने क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे आया था, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग देखे थे सिस्टम क्या होता था, सराउंडिंग क्या होता था, यूनिवर्स क्या होता था, सिस्टम कितने टाइप के होते थे, बाउंड्री क्या होती थी, उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रोसेस कितने तरीके का होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन सब के बारे में देखा था। उसके बाद मोड ऑफ प्रोसेस के बारे में देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट फंक्शन होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो पाथ फंक्शन होती है। तो इन सब के बाद हम लोग जो नया टॉपिक है आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेजर 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्क का होगा। दूसरा जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरनल एनर्जी। तीसरा हीट के बारे में और चौथा इंथैल्पी के बारे में। आज मेजर इन 4 वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे जेई और नीट में क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, इस तरह के टॉपिक। तो आज जो हम लोग पहला भी जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क का मतलब होता है कि सिस्टम से, ये हमारा हो गया सिस्टम, सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में, या फिर सराउंडिंग से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम में, ठीक है, ड्यू टू कोई अगेंस्ट फोर्स की वजह से और मोशन की वजह से। कोई अगेंस्ट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर मोशन हो रहा है, और मोशन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क। ये जो वर्क है आपके फिजिक्स के वर्क से अलग है। फिजिक्स में जो आप वर्क पढ़ते हो उसको बोला जाता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहाँ पे जो वर्क होता है हम लोग इस वर्क को पीवी वर्क के नाम से भी जाना जाता है। पीवी वर्क प्रेशर और वॉल्यूम के वर्क को बोला जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसका, आप एक बार डिफिनेशन पढ़ लो कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ड्यू टू मोशन अगेंस्ट द अपोजिट फोर्स। कोई अपोजिट फोर्स है उसमें मोशन हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, सिस्टम से सराउंडिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क का फार्मूला जो होता है, जो सबसे ज्यादा आपको याद करना है, वो वर्क का फार्मूला ये है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। वर्क का यही फार्मूला आपको याद करना है। जब भी आपको वर्क पूछता है तो आप यही फार्मूला यूज करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। अब देखिए बात आती है कि अगर वर्क का फार्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाता है एटीएम लीटर, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में हम लोग वर्क की यूनिट क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी एटीएम लीटर और जूल में कोई ना कोई रिलेशन आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटीएम और लीटर में क्या रिलेशन होता है, तो अगर एक एटीएम लीटर इक्वल टू 101.33 जूल होता है। अगर प्रेशर हम लोग एटीएम का किस में ले लिए, प्रेशर की यूनिट हम लोग किस में ले लिए, बार में ले लिए, ठीक है। प्रेशर की यूनिट हमने किस में ले लिया है, बार में ले लिया है। तो अगर हमने बार में ले लिया है और वॉल्यूम किस में ले लिया है, लीटर में ले लिया है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, बार लीटर हो जाएगी। और एक बार लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। तो ये हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये वाला फार्मूला वर्क का कहाँ से आता है, तो आपने पढ़ा होगा, क्या चीज पढ़ा होगा, फिजिक्स में वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आपने फिजिक्स में वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है वर्क का फार्मूला, ये वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जनरली हम लोग क्या है, किसके बारे में बात करने वाले, सिस्टम के बारे में बात करने वाले। यहाँ पे जो वर्क होगा वो गैस का वर्क द्वारा, गैस के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पिस्टन है,
ये हमने क्या किया, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा फाइनल पोजीशन था। हमने यहाँ पे पिस्टन लगा के इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, कोई फोर्स हमने अप्लाई किया एफ, ठीक है। इसका एरिया हमने माना, इस कंटेनर का एरिया मान लिया कितना है, ए, ठीक है। एरिया ऑफ कंटेनर कितना हो गया, ये सर्कुलर है, और यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, डेल्टा एस, डिस्टेंस ये यहां से यहां हुआ। तो अगर मैं बात करूं वर्क इक्वल टू, तो फोर्स इनटू ये डेल्टा एस हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर आप इसको स्मॉल है तो स्मॉल के लिए, या फिर ये डिनोट कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे, आप देखिए फर्स्ट, अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। तो अब देखिए क्या हो गया, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपान में एरिया इंटू डीएस इंटू एरिया। तो फोर्स अपान में एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर, और ये हाइट, और इंटू एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, पीवी। इसीलिए हम लोग इस वर्क को क्या बोलते हैं, पीवी वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो निगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें एनर्जी सिस्टम के द्वारा वर्क, सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है कुछ और चीजों के बारे में जो हमें ध्यान रखना है, यूनिट हो गया। अब देखिए पहला, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम बोल रहा है, ये हो गया हमारा सिस्टम, इसके अंदर हमने क्या रखा है, गैस रखा हुआ है। अब ये गैस क्या कर रही है, इसके ऊपर एक पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अब ये गैस क्या काम कर रही है, ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। अब क्या कर रहा है, सिस्टम ये है, अब सिस्टम वर्क करना चाह रहा है, तो सिस्टम वर्क करेगा तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो जब ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, तो ये हमारा वी इनिशियल हो गया, ये हमारा वी फाइनल हो गया। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसकी साइन देखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा। अब पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेटा वी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 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 और माइनस, तो इस बार वर्क कितना आ गया, निगेटिव आ गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। मतलब गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इस बार क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम ये हो गया, इस बार का वॉल्यूम क्या हो गया, ये हमारा पूरा वॉल्यूम है, ये वी इनिशियल है। अब सिस्टम पे हमने वर्क किया, ये हमारा पूरा का पूरा, ये अब इस बार सिस्टम हमारा ये है पूरा, ठीक है, वो अलग था ये है। अब इस पे हमने वर्क करके क्या किया, इसको हमने कंप्रेस करके कहाँ पे ला दिया, यहाँ तक ला दिया। अब ये हमारा हो गया वी फाइनल, क्या हो गया, वी फाइनल हो गया। तो इस बार डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो इस बार डेल्टा वी आ जाएगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम अब हमारा इतना है और इनिशियल वॉल्यूम हमारा इतना है, तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो डेल्टा वी हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव। पी एक्सटर्नल हमारा पॉजिटिव रहेगा। इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एक्सटर्नल पॉजिटिव और डेल्टा भी हमारा आ गया निगेटिव, और ये ऑलरेडी साइन लगा हुआ है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये ऑलरेडी निगेटिव लगा हुआ है, तो इस बार साइन वर्क का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, मतलब गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन किया जा रहा है, तो कंप्रेशन होगा तो वर्क डन। इसका यूज आएगा अभी हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे, ठीक है। कुछ और मीनिंग को समझिए आप, वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट में अगर वर्क डन होता है तो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए पी एक्सटर्नल कोई है ही नहीं, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा भी क्या कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैक्यूम में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन,
फ्री एक्सपेंशन की वजह से भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें भी क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वो अपने आप पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारा कंटेनर हो गया। अब इसमें हमने पिस्टन लगाया है, अब ये पिस्टन अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, इस पे कोई हम लोग फोर्स लगा ही नहीं रहे, ये अपने आप हो रहा है। तो जब ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, अपने से बढ़ रहा है, या फ्री कंप्रेशन हो रहा है, अपने से घट रहा है, तो इसमें गैस क्या काम करे, खुद से ही काम करे, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका कि कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, अब देखिए क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है फिर सोल्यूशन को देखिए, अगर आ रहा है सोल्यूशन को तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे ध्यान से पढ़िए, एन आइडियल गैस इज एक्सपेंड, कोई आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही है कहां से, 1 लीटर से 10 लीटर तक। कहां से, 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंशन पे क्या होता है, वर्क डन निगेटिव होता है, तो वर्क डन तो निगेटिव आएगा। अब कैसे आएगा देख लेना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे डेल्टा वी कितना आ जाएगा, तो 10 - 1 कितना आ गया, 9 लीटर। पी कितना दिया हुआ है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितना दिया हुआ है प्रेशर, 1 बार दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 9 लीटर इंटू 1 बार और निगेटिव साइन, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी तो आ गया 9, प्रेशर हो गया, तो यानी कि हमारा 9 बार आ गया, लीटर आ गया वर्क। लेकिन हमें यूनिट किस में पूछ रहा है, किलो जूल में पूछ रहा है, ध्यान से देखिए किलो जूल में पूछ रहा है। तो 1 बार लीटर इक्वल टू हमने क्या बोला था, 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल, तो 9 बार लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 जूल। और हमसे किलो जूल में पूछ रहा है, तो 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होता है, थाउजेंड्स होता है, 1000 जूल होता है। तो 900 जूल इक्वल टू क्या हो गया, तो 0.9 किलो जूल आ गया। इसमें हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 0.9। ऑप्शन नंबर सी माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन के लिए, अब दूसरा क्वेश्चन खुद से करिए। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम द वॉल्यूम, अब इस बार वॉल्यूम क्या किया जा रहा है, 4 dm³ से 6 dm³ कर दिया गया। अब dm³ का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 dm³ इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। बस dm³ का मतलब 1 लीटर होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है वो। dm³ का मतलब डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है, वो 1 लीटर होता है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 लीटर से कितना गया, 6 लीटर, तो डेल्टा वी कितना आ गया, 2 लीटर का, ठीक है। अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 3 एटीएम, प्रेशर कितना है, पी एक्सटर्नल कितना है आपका, 3 एटीएम। आप जो जो क्वेश्चन पढ़िए, जो जो गिवन दिया हुआ पहले आप उसको लिख लिए, उसके बाद आपसे क्या पूछा, वर्क डन, तो वर्क का फार्मूला लगा दीजिए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, 3, डेल्टा वी कितना है, 2, तो इस बार कितना आ जाएगा, -6 एटीएम लीटर आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, हमसे ऑप्शन जूल में दिया हुआ है, तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट कर दो। 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.33 जूल, यानी कि 6 एटीएम लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 606, माइनस साइन रहेगा, 606 जूल के आसपास आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, -608 जूल, ये आ गया। तो ये दोनों वर्क के क्वेश्चंस आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, तो आप वर्क के से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा, सेकेंड टॉपिक है वो हमारा हीट है। अब हीट क्या होता है, तो हीट जो होता है एक तरह की एनर्जी होती है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो करती है, या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आता है, जैसे ये हो गया हमारा सिस्टम, इधर हो गया हमारा सराउंडिंग, ये T1 हो गया, ये इसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो अगर T1 ज्यादा है T2 से, तो सिस्टम एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, तो T1 ज्यादा है तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि
इधर से इधर की तरफ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझना है तो देखिए, आप एक गर्मी का मौसम चल रहा है, आपने एक थर्मस या बकेट के अंदर क्या रखा, पानी रखा, ठंडा पानी रखा, सराउंडिंग क्या है, गर्म है, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। रीजन, उसने सराउंडिंग से हीट ले लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिस्टम ने हीट गेन किया सराउंडिंग से। ठीक है, तो यही चीज मैं लिखा हुआ है, इसी चीज को आप पढ़ लीजिए। अब बार वही चीज का हो गया, T1 की वैल्यू कम हो जाएगी T2 से, तो इस बार क्या हो जाएगा, सिस्टम से एनर्जी जाएगा, सिस्टम से एनर्जी जाएगा, और सिस्टम से एनर्जी जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है। इसीलिए क्या होता है, अगर आपने ठंडियों के मौसम में देखा होगा, तो ठंडियों के मौसम में अगर हम लोग बकेट के अंदर गर्म पानी रखते हैं तो कुछ समय बाद हमारा बकेट का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। रीजन, उसने अपनी हीट को क्या किया, सराउंडिंग को दे दिया। क्या किया, सराउंडिंग को दे दिया, जिसकी वजह से हमारा बकेट का पानी ठंडा हो जाता है। तो हीट क्या होती है, द एनर्जी ऑफ फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री से एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट या बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। उसके स्टेट में हमने कोई चेंज किया जिसकी वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस आया, डिफरेंस होने की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। और एक्सचेंज कैसे होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू से। डायरेक्शन क्या होता है एनर्जी का फ्लो का, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है, ये चीज आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, यूनिट, हीट की यूनिट, जैसे वर्क की यूनिट आती है उसी तरह से हीट की यूनिट होती है। अगर सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव साइन होगा। अगर सिस्टम ने अपनी एनर्जी लॉस किया तो उसकी साइन क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसकी साइन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, उसने लॉस किया एनर्जी। तो इस तरह से आप सिस्टम और सराउंडिंग के साइन को आप यूज कर सकते हो। मतलब जो सिस्टम ने एनर्जी गेन किया तो पॉजिटिव साइन, लॉस किया तो निगेटिव साइन, बढ़ रही एनर्जी तो पॉजिटिव, घट रही एनर्जी तो निगेटिव। इस तरह से आप हीट की साइन को यूज कर सकते हो। उसके बाद इंटरनल एनर्जी आती है, थर्ड पॉइंट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास जितनी तरह की एनर्जी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे हम अपने पास जितने तरह की एनर्जी रखेंगे, हम अपने पास जितने तरह की एनर्जी रखते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास कितनी तरह की एनर्जी रखता है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। हर किसी के पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है। ठीक है, हर कोई अपनी कुछ एनर्जी रखता है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब वो इंटरनल एनर्जी कई फॉर्म में वो ऑब्जर्व करके रख सकता है। जैसे देखिए, एवरी सब्सटेंस possess a definite amount of energy which is depend upon the factor such as composition of substance, temperature and pressure etc. This is called internal energy, या इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास कितने तरह की एनर्जी रख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, जैसे किसी के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई, मतलब वो क्या काम करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या फिर उसके पास रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। ईवी का मतलब हो सकता है उसके पास कोई वाइब्रेशनल एनर्जी हो। ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी हो, एटम होगा तो उसके पास बॉन्डिंग एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। तो कोई सब तरह की एनर्जी का सम क्या कहलाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास कितने तरह की एनर्जी रखता है वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब कुछ इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ सम पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। मैंने बोला था कि सब तरह की फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। बस कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, एक वर्क, एक हीट और एक हीट कैपेसिटी, ये तीन पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। दूसरा, किसी भी तरह की एनर्जी होती है तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बस एनर्जी क्या होगा, अगर इंटरनल एनर्जी पर मोल बोल दिया,
इंटरनल एनर्जी पर ग्राम बोल दिया, इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम बोल दिया। तो अगर पर लगा के कुछ बोल दिया तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अदरवाइज सारी की सारी एनर्जी की जो एनर्जी है वो कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सब एनर्जी का सम क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सब एनर्जी कैसी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यही पर मोल बोल देगा तो कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी चीज बात, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये अपने पास कितना इस समय एनर्जी रखेगा ये हम नहीं बता सकते कि 10 मोल इसके पास एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी है, 40 जूल एनर्जी है, 50 जूल एनर्जी है। सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, हमने इस पे कुछ वर्क किया, कुछ फोर्स लगाया, कुछ एनर्जी दिया, इसमें कितना एनर्जी देने के बाद कितना चेंज आया हम वो बता सकते हैं। लेकिन फाइनल कितना एनर्जी हो जाएगा वो हम नहीं बता पाएंगे कि 50 जूल होगा कि 100 जूल होगा कि 100 जूल होगा, कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, कुछ वर्क करने पे, कुछ एनर्जी देने पे, कुछ मोशन कराने पे इसके अंदर कितनी एनर्जी चेंज होगी ये हम बता सकते हैं डेल्टा टी। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं आप कितना दूरी ट्रेवल किए हो बचपन से लेके अभी तक, ये हम नहीं बता सकते। बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, लेकिन अभी मैं खड़ा हूं, अगर आप अभी चल रहे हो तो मैं बता दूंगा कि 1 घंटे के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 घंटे के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ओवरऑल 2 घंटे के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते, एब्सोल्यूट नहीं बता सकते। हाँ, उस पे कुछ हमने वर्क किया, उस वर्क की वजह से कुछ चेंज किया, उस चेंज की वजह से उसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो हम बता सकते हैं। तो हम उसमें चेंज को बता सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं बता सकते। तो यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ, बट इट्स चेंज कैन बी डिटरमाइंड। हम इसकी चेंज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट हो गया, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। डेल्टा यू चेंज कैसे निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा डेल्टा यू कैसे निकालोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके निकालोगे। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब यहाँ पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर हमें रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो रिएक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो हम इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। ये थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। इन अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यू आर, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है इंटरनल और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कितना है, उनको हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमें डेल्टा यू की मिल जाएगा कि डेल्टा यू में कितना चेंज आया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी के ध्यान रखने के, जो आपको क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज करेगा, वो ये वाली है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। अगर आइडियल गैस है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, मतलब जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आएगा, उसके अलावा कुछ भी और की वजह से नहीं आएगा। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, ये हमने लिखा हुआ यू फंक्शन आप क्या हो जाएगा, टी फॉर आइडियल गैस। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग रखता है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये हमारा सिस्टम है, इस पे हमने प्रेशर चेंज किया, पहले प्रेशर था कितना 10 जूल 10 बार, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया 20 बार कर दिया, क्या इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं आएगा। अगर ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो इसके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा यू जीरो आ जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या डेल्टा यू में चेंज आएगा, जीरो होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा यू और डेल्टा प्रेशर और वॉल्यूम के बढ़ाने की वजह से नहीं होगा। हाँ, अगर हमने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर कितना किया, 10 केल्विन से 20 केल्विन कर दिया, 10 केल्विन टेम्परेचर था, हमने 20 केल्विन टेम्परेचर कर दिया। हाँ, अब इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, अब वो कितना आएगा हम उसके फार्मूले पे ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाली पॉइंट, कि अगर आइडियल गैस है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो किसका होगा, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, बाकी किसी चीज का फंक्शन नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, मोल बढ़ाओगे, उससे कोई इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। सिर्फ आइडियल गैस के केस की बात कर रहे हैं। अगर रियल गैस है तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, मोल करोगे तो भी, या फिर उसका पोजीशन से कुछ भी आप चेंज करोगे तो उसके इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। किसके लिए, रियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। आप इस पे एक क्वेश्चन देख लो। आप दूसरा ये क्वेश्चन आप देखिए, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, हमारे पास 2 मोल क्या है, आइडियल गैस है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस है, ध्यान देना। एक्सपेंड कितना एक्सपेंड कर रहा है, 10 लीटर से 20 लीटर तक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, आप इस बार क्वेश्चन को खुद से करिए, ये क्वेश्चंस को। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, एट 3, टेम्परेचर 300 है, 300 केल्विन पे, बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कितना लग रहा है, पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक, जो दिया हुआ आप उसको लिख लो। पहला कैलकुलेट करना वर्क, तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो माइनस पी एक्सटर्नल 1 एटीएम हो गया, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 10 से 20 लीटर हो रहा है, तो चेंज कितने का आएगा, 10 का, 10 लीटर, तो यानी कितना आ गया, 10 लीटर एटीएम, एटीएम लीटर आ गया, या फिर 10 माइनस 10 इंटू 101.33, तो ये आ जाएगा 1013.3 जूल, इतना आ गया वर्क। अब दूसरा पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, और आइडियल गैस है, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला हुआ आइडियल गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इस तरह से आपको फंसाएगा इंटरनल एनर्जी के रूप में निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, चेंज निकालेंगे तो चेंज कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, जीरो, वर्क कितना आ जाएगा, 1013.3 जूल आ जाएगा, इतना आ जाएगा वर्क, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आइडियल गैस अरे इंटरनल एनर्जी के बारे में रखना है। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय although it can convert one form to another form। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इंटरनल मतलब एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, अब हम इस सिस्टम पे क्या किए, कुछ वर्क किए, कुछ हीट ले लिया, अब वर्क और हीट के वजह देने की वजह से इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, और वह इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो उसी का फार्मूला दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितने का आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। कि अगर कोई सिस्टम है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं या वो कोई हीट गेन कर रहा है, तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो वर्क प्लस डब्ल्यू क्यू के बराबर, हीट और वर्क के बराबर आएगा। ये फार्मूला आपको याद करना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, किसमें आएगा चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हीट और वर्क के बराबर आएगा हमारा पीवी वर्क में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्क का फार्मूला रख दिया है, तो Q माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो गया ये चीज। ठीक है, अब जो आप Q और वर्क है, जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे डेल्टा यू निकालने के लिए, Q और W को विथ साइन रखना है। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो निगेटिव वर्क डन आएगा। तो ये उसके साइन के साथ, सिस्टम से एनर्जी जा रही होगी तो निगेटिव, क्यों ले रहा होगा तो पॉजिटिव के, तो विथ साइन आपको ये चीज पुट करना है इसमें।
ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, उसका क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, अब हम लोग उस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये इफेक्ट कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई तो अगर आइडियल गैस होगा तो डेल्टा यू की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो Q इक्वल टू माइनस वर्क, मतलब हीट और वर्क की वैल्यू सेम आएगी। अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हीट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, अगर हीट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दूसरा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, दूसरा गायब हो गया है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस आइसोबोरिक प्रोसेस है। आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें डेल्टा पी की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यू इक्वल टू यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, कोई फार्मूले में चेंज नहीं आएगा, तो हम यही यूज करेंगे। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, यानी कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस बार डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो, अभी तक हीट हम लोग कैसा पढ़े थे, पाथ फंक्शन होता है। अभी तक हीट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाथ फंक्शन पढ़ा था। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस का जो हीट होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू के बराबर होता है, और डेल्टा यू कैसा है, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है तो ये भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। दूसरा जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली पॉइंट है, वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ पे जो हमने निकाला है, ये जो Q निकाल रहे हैं डेल्टा यू के बराबर आ रहा है, ये जो Q है ये क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या है, डेल्टा यू है। तो इस स्टेटमेंट का भी हम लोग आगे यूज करेंगे कि अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल दिया मतलब वो डेल्टा यू की बात कर रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाइज देगा तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो क्वेश्चंस में आपको फंसाएंगे। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, Q इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, Q के मतलब उसमें कोई चेंज नहीं, हीट ना ले रहा है ना दे रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। या फिर कहीं कहीं आइसोलेटेड प्रोसेस भी बोल देता है, तो आइसोलेटेड प्रोसेस का मतलब भी वही हो जाता है कि उसका हीट का ट्रांसफर ही ना होगा ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब हीट और मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू किसके बराबर, ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, वर्क के बराबर हो गया। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होगा वो भी कैसा हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू भी हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है इसलिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन स्टेट फंक्शन, आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट वर्क स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज पाथ फंक्शन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर में वो कैसे काम कर रहे हैं, स्टेट फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए, इस बार का वर्क एडियाबैटिक वर्क जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के
बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी के बराबर हो जाएगी, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने एक चीज बताया था कि अगर कोई स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से चले थे वहीं आके रुक गए, जहां से चले वहीं आ गए, मतलब कोई स्टेट में चेंज ही नहीं है। जब वो स्टेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसमें चेंज कैसे निकालोगे, जब आप जहां पे हो वहीं पे बैठे रह गए, आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आया, तो हम कैसे पोजीशन आपकी बता निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो यही काम यहाँ पे भी है कि स्टेट साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, घूम घाम के वहीं आ गया। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फिजिक्स में, क्या काम करते हैं, कोई बंदा घर से निकला घूम फिर के घर पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस की तरह काम कर गया, जहां से चला तो वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ, डिस्टेंस भले जीरो नहीं होता था लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो वही काम यहाँ पे भी है कि कोई चीज है घूम फिर के वापस अपने जगह आ गए, तो जितनी एनर्जी लॉस की होगी उतनी एनर्जी गेन करके वो ओवरऑल क्या कर लोगे, उसमें चेंज जीरो का आ जाएगा इंटरनल एनर्जी में। तो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो कोई स्टेट फंक्शन होगा तो उसमें चेंज क्या आएगा, जीरो का आएगा। तो यहाँ पे क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू हो जाएगा। और यही चीज फर्स्ट जो आइसोथर्मल प्रोसेस का हम लोगों ने पढ़ा था वही काम यहाँ पे भी हो जाएगा कि वर्क और हीट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, बस अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के हीट आपको दे दिया है, बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट हमारा 300 जूल का क्या हुआ सिस्टम ने ले लिया, तो सिस्टम ने वर्क डन कितना किया होगा, -300 जूल का वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, अगर ये माइनस साइन होता तो ये प्लस साइन हो जाता। तो इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, इसी में भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड अब हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन से लेके आया हूँ, 5-6 क्वेश्चन आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, नहीं आएगा तो फिर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर, अज्यूमिंग दैट आइडियल गैस और नॉन एक्सपेंशन वर्क डन हो रहा है, नॉन एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क डन हमारा क्या हो गया, जीरो हो रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द आइडियल गैस, अज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क डन, नॉन एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कंप्रेशन वाला वर्क डन हो रहा है, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन ही जीरो। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, हाँ ये अभी हम लोग देख के आते हैं साइक्लिक प्रोसेस का, देखो Q इक्वल टू क्या था, माइनस डब्ल्यू है। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस में U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, नहीं ये गलत है, एडियाबैटिक में डेल्टा U इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर होता है, माइनस डब्ल्यू के बराबर नहीं होता, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू हमारा जीरो हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के बराबर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा U जीरो हो जाएगा और Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, आइसोकोरिक वर्क डन, आइसोकोरिक में तो ये तो जीरो हो जाता है, एडियाबैटिक वर्क डन, हाँ एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर होता है डेल्टा यू, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोबारिक में नहीं, क्योंकि इसमें निकालना पड़ता है, डेल्टा यू जो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है इसमें, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो नहीं होता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ड्यूरिंग द कंप्रेशन, कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का क्या किया जा रहा है, कंप्रेशन किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, ये हमारा स्प्रिंग था, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब इसको कंप्रेस करके हमने इस तरह से कर दिया, ये कर दिया, ये हमने कंप्रेस करके कर दिया, ठीक है। तो अब इस क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, अभी मैंने पीछे ऊपर पढ़ाया था, ध्यान देखना आप लोग, ये वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन होगा तो निगेटिव, कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन किया जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कितना वर्क डन किया जा रहा है, 10 किलो जूल, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस 10 किलो जूल। दूसरा 2 किलो हीट स्केप टू द, मतलब सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है, मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 किलो जूल। तो यहाँ से पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, -2, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, +10, तो आ कितना जाएगा इंटरनल एनर्जी में चेंज, 8 किलो जूल, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन आप कर लो पहले, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। अब देखिए क्वेश्चन में इंसुलेटेड कंटेनर बोल दिया हुआ है, तो इंसुलेटेड कंटेनर बोलने का मतलब क्या हुआ कि उससे हीट नहीं जाएगी एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है कितना 2.5 एटम, एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.5, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 4.5। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, आप ये लगा दो, -2.5, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये आ जाएगा 0.5 एटीएम लीटर आ जाएगा, ठीक है, एटीएम लीटर। अगर जूल में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 505 जूल के अप्रॉक्सीमेट में ये। अब देखिए ये आ गया हमारा वर्क का माइनस साइन के साथ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि इंसुलेटेड है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है -505 जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप देख लिए, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, यहाँ पे भी इंसुलेटेड कंटेनर की बात कर रहा है। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो गई। पैडल से क्या किया जा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और डब्ल्यू के बराबर है, और टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू आपका जीरो नहीं होगा, डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा यू टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टा यू कभी जीरो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, और आएगी तो इसका मतलब है वर्क की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि वर्क और डेल्टा यू बराबर होंगे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कौन सा हो जाएगा, डेल्टा यू और वर्क बराबर होंगे, नहीं मतलब जीरो के बराबर, दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, और क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे देखो क्यू इक्वल टू जीरो नहीं दिया, यहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो नहीं दिया यहाँ पे, और एक ही ऑप्शन यही दिख रहा है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक इस फार्मूले से भी आप लगा सकते थे, इंसुलेटेड बोल दिया मतलब क्यू इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो मतलब देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ क्यू जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे जीरो नहीं है, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, सिर्फ यहीं पे जीरो है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, और वर्क के केस में, इंटरनल एनर्जी के केस में आप उससे सोच सकते थे। छठा क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन बोल दिया क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन बोल दिया वर्क इक्वल टू जीरो, तो वर्क और हीट किस में जीरो, यहाँ पे जीरो है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला में सही है, यहाँ पे हीट नहीं बोला, तो यानी कि आपका बी और डी में सही हो सकता है। अब उसके लिए देखते हैं, तो अगर हम लोग फर्स्ट ला आइडियल गैस भी बोला हुआ है, फ्री एक्सपेंशन बोला हुआ है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम क्या होता है, इन्हीं दोनों का सम क्यू प्लस डब्ल्यू ही तो हमारा चेंज इंटरनल है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दोनों वैल्यू जीरो हो गई, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, और डेल्टा यू की जीरो होने का मतलब आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा,
क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आती थी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है हमारा इंथैल्पी। अब बात आती है कि इंथैल्पी क्या होता है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। अब बात आती है कि सर अभी हम लोगों ने हीट तो पढ़े ही थे, हीट अभी पढ़ ही रहे थे, क्यू के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इंथैल्पी की। तो इंथैल्पी की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि जो इंथैल्पी है, हम लोग जो मैक्सिमम रिएक्शन करते हैं, जो मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग कोश कभी कराते हैं, जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में के अंदर रिएक्शन कराते हैं, तो ये ओपन में कराते हैं। ओपन टेस्ट ट्यूब होता है, आपने देखा होगा जनरली। और ओपन टेस्ट ट्यूब को होने का मतलब क्या होता है कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर हर किसी के ऊपर क्या लगता है, कोई भी चीज अगर ओपन में है तो उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लग रहा होता है, कोई भी चीज अगर ओपन में है तो। ठीक है, अब रिएक्शन करा रहे हैं तो अब रिएक्शन की वजह से हीट क्या होगी, निकलेगी। तो अगर हीट निकल रही है तो इसी हीट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंथैल्पी बोल दिया। और हीट निकल रही है तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगी। और इंथैल्पी क्यों देना पड़ रहा है, एनर्जी देना ही पड़ रहा है, इस सिस्टम से एनर्जी, सिस्टम एनर्जी ले रहा है, तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव इंथैल्पी मतलब ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये भी चीज आपने बोला, पीछे देखा था। अब ये एक तरह की क्या है, एनर्जी है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये हीट है, ना तो ये वर्क है, और ना ही ये क्या है, हीट कैपेसिटी है। ये तीनों में से है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह से इंटरनल एनर्जी की तरह हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, चेंज को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, डेल्टा एच फाइनल माइनस इनिशियल। रिएक्शन का निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालेंगे। ठीक है, रिएक्शन के केस में इंथैल्पी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कितनी है माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी कितनी है, तो हमें चेंज इन इंथैल्पी मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आइडियल गैस के लिए भी इंथैल्पी ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इंटर्न आइडियल के केस में भी ये इंटरनल एनर्जी की तरह किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी, या फिर टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ, इन यू नहीं, यहाँ पे एच लिखना था। एच इज फंक्शन ऑफ किसका, टेम्परेचर हो जाएगा, एच का फंक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। किसके केस में, आइडियल गैस के केस में। और रियल गैस के केस में ये सब चीज का फंक्शन होता है। प्रेशर भी चेंज करेंगे तो भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो भी हो सकता है, मोल चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो ये रियल गैस के केस में हो जाएगा। अब बात आती है यही चीज, अब ये एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, Q प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। अब हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। इसको हम लोग क्यूपी लिख सकते हैं, ये माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, यानी कि ये पी हम डायरेक्ट इसको लिख दे, कांस्टेंट प्रेशर है तो पी इंटू डेल्टा बी हो गया। अब हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, या फिर आप इसको इसी तरह से रहने दो, इसको डब्ल्यू ही लिख लो। अब इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, किधर, इधर। तो क्यूपी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो गया। और इसी क्यूपी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना, तो ये माइनस, ये तो प्लस करना पड़ेगा, ये इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी वी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी। तो एक आप ये फार्मूला यूज करोगे। दूसरा, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा पी बी। अगर हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तब तो हम यही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर हमारा प्रेशर वेरिएबल हो तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी पी बी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग आइडियल गैस ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, आइडियल गैस का केस देख रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम लोग पीवी की जगह एनआरटी यूज कर लिया, पीवी की जगह क्या यूज कर लिया, एनआरटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आर टी डेल्टा एन हो जाएगा, और डेल्टा एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, मतलब मैंने केमिस्ट्री में क्या बोला था, केमिस्ट्री में डेल्टा एच और डेल्टा यू का सेम मतलब होता है, कोई चेंज नहीं होता। आप ये लिखो, सॉरी ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, इन सब का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, कोई बहुत अंतर नहीं होता। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी क्या होता है, तो डेल्टा एन जी जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। ठीक है, डेल्टा एन जी। अब इस पे बेस नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन देके पूछेगा किसका डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किसका डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसी तरह से, तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी डेल्टा यू से, कब, जब गैसियस मोल प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाएगा गैसियस मोल रिएक्टेंट के। ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब डेल्टा यू में कुछ जोड़ रहे हैं तो डेल्टा एच मिल रहा है, यानी कि डेल्टा यू एच की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी मिल रही है, कितना टाइम से, डेल्टा एन जी टाइम से बड़ा मिल रहा है, तो इसलिए डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा। अगर डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के, कब, जब मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा मोल ऑफ रिएक्टेंट के। गैसियस मोल की बात कर रहे हैं, गैसियस मोल, ध्यान दीजिएगा, गैसियस मोल। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गैसियस मोल क्या होता है। उसके बाद अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन डेल्टा यू हो जाएगी, कब, जब मोल ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। हमें डेल्टा एच मिल रहा है कब, जब हम डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब तब यानी कि मतलब क्या, ये वैल्यू छोटी हो रही है उसमें, कब मिल रहा है, जब डेल्टा यू में से बड़ी वैल्यू में से जब थोड़ी सी छोटी वैल्यू कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब एक वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से ये, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ये हम लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा। तो आपको ये दो फार्मूले ज्यादा यूज करने हैं, ये तो ये वाला फार्मूला यूज करना है आपको, ये वाला, एक तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, और दूसरा ये वाला आपको यूज करना है। तो ये दो फार्मूले आपको जरूर यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस कर लेना इंथैल्पी के। अब दो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीट पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जेई मेंस में इस पे बेस क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। जेई मेंस में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और नीट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। आप इस पे आप एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ दे रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। इफ डेल्टा ई हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही डेल्टा यू या डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है फॉर द रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है उसके लिए दिया हुआ है, ये है। और डेल्टा एच आपका क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है डेल्टा एच हो गया, ये डेल्टा यू हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। कोई भी रिएक्शन होगा तो डेल्टा एन जी आर टी होगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला हम रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब होता है तो उसमें मोल चेंज होने के चांस रहते हैं। रिएक्शन हो रहा है तभी, अगर हम 2 मोल गैस ले रहे हैं उसको एक्सपेंड करें तो कोई चेंज ही नहीं होगा मोल में। ऐसा तो नहीं होगा कि 2-4 मोल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो मोल 2 मोल रहेगा तो फिक्स रहेगा, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर के ऊपर अमाउंट डिपेंड नहीं करता। हाँ, उनमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन की वजह से हो सकता है वो 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बन जाए, या फिर
एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल में बन जाए तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएगा उस केस में, फिर तो रिएक्शन होगा तो मोल चेंज होगा। तो ये वाला फार्मूला लगाना है। आप इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू चेक कर लो। ये देखिए लिक्विड स्टेट में है तो इसकी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ये लिक्विड स्टेट में तो इस वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट में कितना है 2, रिएक्टेंट में कितना है 3, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई -1। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस आर टी, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ये ऑप्शन है। तो ये नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्ट नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू देखना तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरा, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है किसका, प्रोपेन का कंबस्शन का रिएक्शन एट कांस्टेंट। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई मतलब इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस पूछ रहा है ये। तो ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। अब यहाँ से डेल्टा एन जी निकाल लो। ये गैसियस में है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये है, ये है, ये है गैस में, ये तीनों गैस में है। तो प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया 3, रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया 3 1 5, 5 1 6, तो कितना आ गया -3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3 आर टी के बराबर आ गई, -3 आर टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एक देख लो आप कैसे पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना, द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कंबस्शन रिएक्शन दिया हुआ है, लिक्विड स्टेट में दिया दे रहा है लिक्विड में। तो बेंजीन का कंबस्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा C6H6, ये लिक्विड हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबस्शन किया जाता है तो मैं बता दूं कि कार्बन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उसमें कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन होगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी मेंशन नहीं किया होगा टेम्परेचर, तो आप हमेशा क्या लेना, टेम्परेचर को लिक्विड में लेना। टेम्परेचर मेंशन कर दिया है 25 डिग्री, तो ये वैसे भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। और दिया भी है क्वेश्चन में। ये हो गया, आप इसको बैलेंस कर लो, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो 6 दूनी 12, 12 3 15, ये 15/2 हो गया। अब ध्यान से देखो, एक और नीचे क्वेश्चन दिया हूँ, यहाँ पे ये वाला बैलेंस रिएक्शन लेके चला हूँ, और यहाँ पे हम ये वाला बैलेंस रिएक्शन कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करके कर रहे हैं। इसके पीछे का भी रीजन है, आपको मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा एन जी 3 आएगा। अब अगर यहाँ पे डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे तो 3/2 डेल्टा एन जी आएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा सर, यहाँ पे डेल्टा एन जी आप 3/2 लोगे तो आप डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी रखोगे। तो डेल्टा एन जी आप 3/2 रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का, तो वैल्यू तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगी। उसके पीछे का रीजन है क्यों हम ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। आप ध्यान से देखो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहा है, मतलब डेल्टा यू आपको दिया हुआ है। और डेल्टा यू कितना दिया हुआ है आपको, -3263.9 किलो जूल पर मोल। यूनिट ध्यान देना, पर मोल दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पर मोल दिया हुआ है, तो यानी कि 1 मोल बेंजीन के कंबस्शन में इतना निकल रहा है, तो 2 मोल बेंजीन के कंबस्शन में क्या निकलेगा, इसका डबल करना पड़ेगा आपको। तो डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3263.9 इंटू 2 डबल करना पड़ेगा। उसके बाद तब डेल्टा एच आपका डबल आएगा, 2 मोल का फिर आएगा, और आपसे पूछ रहा है पर मोल, फिर लास्ट में 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पर मोल ही निकालते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमसे पर मोल का पूछ रहा है। यहाँ पे पर मोल का पूछ रहा है, पर मोल का दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको पर मोल ही कर दिए, 1 मोल कर। क्लियर है क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमसे 1 मोल की वैल्यू पूछ रहा है, पर मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर मोल की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमसे सिर्फ पूछता हीट ऑफ कंबस्शन कितना होगा, तब हम यहाँ पे 2 करते, क्यों बैलेंस करते, ये फ्रैक्शन वाला बैलेंस नहीं करते कभी भी। जब भी करेंगे तो हम इस तरह से बैलेंस करेंगे बेंजीन के कंबस्शन का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में हमसे पर मोल की बात कर रहा है, इसीलिए हमने इसको 1 मोल कम बना दिया। इसको हमने क्या किया, 1 मोल बना दिया, ताकि हम 1 मोल का इंटरनल एनर्जी, और 1 मोल का दिया भी है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो 1 मोल का इंटरनल एनर्जी कंबस्शन मिल जाएगा। और 1 मोल का हमसे पूछ रहा है, इसलिए हमने इसको 1 कर दिया, तो हमें ज़्यादा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा यू आपका मिल गया, कितना मिल गया, -3263.9 प्लस डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा इसके लिए, इधर 6 है, ये गैसियस फॉर्म में है, इधर 15/2 है, और ये लिक्विड फॉर्म में, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे इन दोनों को। 6 - 15/2, तो ये आ जाएगा -3/2।
तो ये हो गया -3/2। आर की वैल्यू 8.314 लिया हुआ है और टेम्परेचर कितना 225 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 298 हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया कि केमिस्ट्री में जब भी यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, केल्विन में यूज करेंगे। ये किलो जूल में दिया हुआ है, ये जो आएगा जूल में आएगा, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8.314 इंटू 298 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ रहा है माइनस का 3.71 या 72 ले लेते हैं। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस है ना, तो ऐड कर दो इसको। कितना ऐड करना है, 3263.9, तो ये आ रहा है 3267 के आसपास, 3267 ये आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -3267.6 आ जाएगा। क्लियर है। डेल्टा एन जी अपान में आर टी लगाना है, ये आपको ये बता दे रहे हैं, ये वाला कैलकुलेशन कर लो आप, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर का डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी आर टी कितना हो जाएगा, ये लिक्विड कंसीडर नहीं करेंगे, ये लिक्विड कंसीडर नहीं करेंगे, 12 - 15 तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एन जी की जगह रखा 3, आर के जगह कितना रखेंगे, आर के जगह हम लोग रखेंगे 8.314 और इंटू कितना कर देंगे इसको, टेम्परेचर कितना दिया हुआ 298 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.43, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एन जी माइनस आ जाएगा, तो ये -7.43 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया इस तरह का क्वेश्चंस कैसे करना है आपको। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो आसान है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ तो आप रिएक्शन पहले बना लीजिए। इसी तरह से जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप के वर्क डन, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने सिर्फ पीवी वर्क के बारे में सीखा, अभी हमारा मोड ऑफ प्रोसेस के बारे में नहीं हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसमें वर्क डन कैसे करेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसमें वर्क डन कैसे करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे इन्हीं के वर्क डन के ऊपर लेके आएंगे, डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर पे, ठीक है। हीट कैपेसिटी रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।